अगर आप 10वीं पास है, अगर आप सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि 2024 में आपकी ज़िंदगी सेट हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि रेलवे ने निकाल दिया है आरआरबी ग्रुप डी का पूरा नया नोटिफिकेशन। आज इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि आज मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। कितनी वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी कितने मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा और काम क्या क्या रहने वाला है, वो सब देखेंगे। अगर आप ये वीडियो स्किप कर देते हो तो हो सकता है आप 2026 की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी खुद ही छोड़ दो। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी कोई मामूली भर्ती नहीं है, ये वही नौकरी है जो जहां 10वीं पास बच्चा महीने का पक्की सैलरी पाता है, मेडिकल पास, सुरक्षा और जिंदगी भर की सरकारी पहचान। लेकिन हर बार लाखों बच्चे सिर्फ इसलिए पार हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा नोटिफिकेशन नहीं समझते, नहीं पढ़ते अच्छे से। आज इस वीडियो में मैं आपको अफवाह नहीं बताऊंगा, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे का खोलकर बताऊंगा, जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं वो बात बताने वाला हूँ जो आपको सिलेक्शन को बना भी सकता है, मौका मिल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी को लेवल 1 रिक्वायरमेंट कहा जाता है। इसका मतलब है रेलवे की एंट्री गेट है, यही से शुरू होता है पूरा रेलवे का कैरियर। आप क्लार्क, टेक्नीशियन, गार्ड, यहाँ तक कि ऑफिशियल लेवल तक यहीं से जा सकते हो। रेलवे ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसका नाम है CN09/2025। इस भर्ती को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, यानी इसमें कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं, पूरी तरह की सरकारी प्रक्रिया है। रेलवे ने ऑफिशियल तौर पर बताया है 21,997 पद, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ये देख सकते हैं, वैकेंसी में इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर रेलवे को जरूरत हुई तो वैकेंसी बढ़ सकती है, इसलिए ये भर्ती हर एस्पिरेंट के लिए गोल्डन चांस मानी जाती है। कौन कौन से पोस्ट कितने कितने हैं, चलो हम अभी देखते हैं। ग्रुप डी के अंदर आते हैं ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, नेक्स्ट हेल्पर। ये पोस्ट जमीन से जुड़ी होती है, लेकिन फ्यूचर प्रमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो कौन कौन सा पोस्ट कब किस किस को क्या क्या अप्लाई करना है। चलो अभी देखते हैं सैलरी। सैलरी सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। अगर हम अच्छे से नहीं जान पाए तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, पढ़ने का इच्छा नहीं होगा और अप्लाई भी करना का मन नहीं लगेगा। तो ये सैलरी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको पहले जान लेते हैं। देखिए बेसिक पे जो है 18,000 है उसका। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। DA प्लस HRA प्लस एलोवेंसेस सब मिलाकर इनहेंस हमको अगर देखेंगे तो ये 25,000 से 28,000 पर मंथ हमको मिल सकता है। और इसके साथ मिलता है फिर क्या क्या, फ्री रेलवे पास मिलेगा, मेडिकल फॉर फैमिली, जितना भी फैमिली मेंबर्स के लिए सब मेडिकल खर्च भी वो देगा, जॉब सिक्योरिटी देगा, पेंशन अंडर NPS स्कीम से जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है वो सब मिलेगा। इसलिए लाखों लोग हर बार इस फॉर्म को इंतजार करते हैं। क्या आप भी कर रहे थे? तो कमेंट में जरूर बताइए कि हम इसका इंतजार कर रहे थे। चलो अभी देखते हैं एज लिमिट क्या क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रेलवे ने साफ लिखा है, देखो, एज ऑन 1 जनवरी 2026 मिनिमम 18 ईयर लिखा है और मैक्सिमम 33 ईयर लिखा है। ठीक है, 18 से 33 ईयर तक हम अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC और PW को सरकारी नियम के अनुसार वो छूट भी दिया जाता है। देखो इसमें आप देख सकते हैं कि OBC का जो उसका रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट दिया हुआ है 3 वर्ष का, ST ST 5 ईयर का, URN EWS का 3 ईयर्स का, एक्स सर्विस और एक्स सर्विस मैन के लिए ये। ठीक है, OBC NCL का 6 ईयर, SC ST 8 ईयर, URN EWS 10 ईयर, ये सब दिया है। पर्सनल बैंक मर्ज वाले को 13 ईयर, OBC का, ST SC का 15 ईयर। फिर ग्रुप C और ग्रुप D में अगर कोई जॉब करता है तो स्टाफ वाले के लिए UR और EWS के 40 ईयर, OBC NCL का 43 ईयर, SC ST का 45 ईयर। ये सब रिलैक्सेशन है, अपने अपना देख सकते हो। हमारा 18 से लेकर के हमारा 33 ईयर है मिनिमम, और
ओबीसी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 3 ईयर और SC/ST के 5 ईयर्स याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स थोड़ा देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ फिल इन द एप्लीकेशन शुड बी सेम एज recorded in the matriculation or SSLC or matric or equivalent certificate. No subsequent request for this change will be considered, and difference in the date of birth will lead to the disqualification of the candidate. ये अच्छे से देख लेना है क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें योग्यता बहुत सिंपल है, 10वीं पास ही सिर्फ है, या IIT NIC और एफिशिएंट, ये जब अगर पढ़े हो तो आप कर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव एजुकेशनल टेक्नीशियन और क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब इन द CN फ्रॉम कैटेगरी बोर्ड और इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एज फॉर द लास्ट 2/3/2026 फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। अगर कोई कंप्लीट कर चुका है तो इसके लिए है, ठीक है। Those awaiting result of for their final examination with the prescribed minimum educational qualification should not be applied. मार्च 2 तारीख के पहले अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप अप्लाई कीजिए, नहीं तो नहीं। डिप्लोमा डिग्री और इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन review of the course completed at efficient IIT for the post level 1 unless otherwise specified. Graduate act efficient will not be accepted in lieu of course completed act efficient, ठीक है। This educational certificate provisionally or regular certificate should contain the date of issue. In case of date of issue of this certificate after closing date of notification, then the sheet of the semester year or date of declaration of each semester year should be submitted. In case of non-availability of the date certificate, indicate date of declaration of the result from the board, university, institute. Effect should be produced the time of DV, ठीक है। तो सर्टिफिकेट नंबर सब कुछ देना पड़ेगा, ये आप सब पढ़ सकते हो। चलो फिर देखते हैं इसका एग्जाम फीस कितना लगता है, देखते हैं, ठीक है। एग्जाम फीस उसमें लगता है सब कैंडिडेट के लिए 500 रुपया, SC/ST और सर्विसमैन के लिए 215 रुपीज़। फिर अगर हम CBT देते हैं तो ये फीस हमको वापस में मिलता है, ठीक है। तो आप जान सकते हो ओबीसी के लिए 400 रिफंड हो जाता है। इधर लिखा है आउट ऑफ दिस फीस 500 अमाउंट ऑफ 400 विल बी रिफंडेड इन केस ऑफ OBC एंड जनरल, बट 2050 रुपीज विल बी टोटली रिफंडेड टू SC/ST और WBC और फीमेल ट्रांसजेंडर, ये सब को मिल जाता है। EBC वाले को भी टोटली फीस रिफंड हो जाता है, आप ये देख सकते हो। चलो अभी देखते हैं उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या है। पहला प्रोसेस है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एक ही एग्जाम में अगर पास करते हो तो सिलेक्शन हो जाता है, और दूसरा वाला तो छोड़ो, पहले एक ही मैंने एग्जाम है CBT 1 कंप्यूटर टेस्ट, ठीक है। एग्जामिनेशन टाइम देख सकते हो आप, 90 मिनट का होता है। जनरल साइंस 25 मार्क, मैथमेटिक्स 25, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 30 मार्क और GK और करंट अफेयर 20 मार्क, टोटल मिलाकर 100 मार्क आएगा, ठीक है। और 120 मिनट दिया जाएगा PW कैंडिडेट वालों को, और नेगेटिव मार्क भी रहता है, 1/3 नेगेटिव मार्क रहेगा, ठीक है। आप ये देख सकते हो। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में होता है PET फिजिकल टेस्ट होता है, इसमें आप चेक कर सकते हो। सब लिखा है मेन कैंडिडेट को शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स इन 1 चार्ज विदाउट पुटिंग वेट डाउन, ठीक है। एंड शुड बी एबल टू रन a distance of 1000 meters in 4 minutes and 50 seconds in 1 chance, ठीक है। 100 मीटर 2 मिनट में दौड़ सकते हैं, दौड़ना चाहिए, और 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर 1000 मीटर कंप्लीट करना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है आपका, ठीक है। को ये अच्छे से देख लेना है। फीमेल के लिए थोड़ा कम रहता है, 20 kg का वेट लिफ्ट करना चाहिए, वो 35 kg का था। डिस्टेंस 100 मीटर था दौड़ने का, वो लिफ्ट कैरी करके 2 मिनट के अंदर, और डिस्टेंस 1000 मीटर को 5 मिनट देता है, और 40 सेकंड भी देता है खाली फीमेल के लिए। तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और तो ये आप ध्यान रखो, बहुत लोग सोचते हैं कि पहले एग्जाम निकालेंगे बाद में दौड़ेंगे। रेलवे साफ कहता है PET कंपल्सरी है, अगर CBT पास करके भी PET नहीं हो तो कहानी वही खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रिपरेशन शरीर और दिमाग दोनों की होनी चाहिए, दोनों आप एक साथ प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। फिर चलो चलते हैं मेडिकल का
क्या क्या प्रोसीजर रहता है ये पार्ट कोई नहीं बताता। रेलवे मेडिकल बहुत स्ट्रिक्ट होता है भाई। आई साइड चेक करो, कलर विजन, फिटनेस देखो, ये सब चेक होता है। मेडिकल फेल होने पर कोई भी अल्टरनेट पोस्ट नहीं मिलता है, इसलिए एस्पिरेंट को पहले से हुआ रहना चाहिए। ठीक है। रेलवे एग्जाम मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, गलती बहुत करते हैं। नोटिफिकेशन पूरा नहीं पढ़ते, एज कैलकुलेशन गलत करते हैं, सर्टिफिकेट लेट बनवाते हैं, पीटी को हल्का भी नहीं लेते हैं। ठीक है। और फिर कहते हैं सर लॉक नहीं थे ये। लॉक क्या होता है? लॉक नहीं होता है, आपका खुद का मेहनत ही सब कुछ होता है, जबकि असल वजह इंफॉर्मेशन की कमी होती है। ठीक है। तो आप ये सब देख सकते हो एक एक करके। फिर हम लास्ट में आएंगे अप्लाई प्रोसेस के लिए, कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। ये देखो मार्क में नॉर्मलाइजेशन होगा। हाउ टू अप्लाई आप देख सकते हो। क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। क्रिएट अगर अकाउंट है तो खाली सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सिग्नेचर, फोटो, ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो। इसका मैं दूसरा कैसे कैसे ऑनलाइन करेंगे वो एक दूसरा वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो ये आप जुड़ी रहिए। हम थोड़ा इसका डिटेल इसमें और क्या क्या जोन है आप भर सकते हो फॉर्म, वो थोड़ा बता देता हूँ। अहमदाबाद जोन है, अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद, ये सारा जोन में आप भर सकते हो। ये सारा उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप देख सकते हो। ईमेल एड्रेस भी देख सकते हो। ठीक है। आप ये सब फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, आप ये खुद पढ़ सकते हो। एक बात ध्यान रखना बस दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी किस्मत से नहीं मिलता। आप ये अच्छे से याद रख के चलो। ठीक है। रेलवे ग्रुप डी किस्मत से नहीं मिलता, ये मिलता है आपकी सही जानकारी से, सही समय से, आपका सही डिसिप्लिन से, आपका खुद का हार्डवर्क से। और आपने आज ये वीडियो पूरा देखा है तो समझ लीजिए आप पहले ही हजारों एक्सपीरियंस से आगे निकल चुके हो। ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखो। अब अगला काम यही है कि तैयारी कैसे करना है, तैयारी में जुड़ी रहे, और वो तैयारी हम यही साथ मिलकर करेंगे। ठीक है। आप हमारा और दूसरा चैनल को देख सकते हो जहाँ की जीके का हर क्वेश्चन आपको अच्छे से मिल जाता है। आप ये हमारा और जीके चैनल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से देख सकते हो। हर दिन हम आपको 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ कराते हैं, वही क्वेश्चन को आप देख सकते हो और अपने पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर जरूर करना, क्योंकि किसी एक बच्चे की ज़िंदगी इससे बदल सकती है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलना। अच्छा, जय हिंद।